हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद संजीव सिन्हा सर। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ किस्त भुगतान पद्धति, जिसको कि हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। यह चैप्टर से भी थ्योरी आने का चांसेस बहुत अधिक होता है। ये चैप्टर और हायर परचेज सिस्टम दोनों एक दूसरे से रिलेटेड चैप्टर है। तीन क्वेश्चन मैंने पिछले क्लास में भी आप लोगों को समझाया था कि व्हाट इज हायर परचेज सिस्टम, राइट डाउन इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि हायर परचेज सिस्टम किराया क्रय पद्धति से आप क्या समझते हैं तथा उनकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, राइट डाउन इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम से आप क्या समझते हैं तथा इसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। और जो तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है राइट डाउन डिफरेंसेस बिटवीन हायर परचेज सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। तो आज मैं आप लोगों को ये दो क्वेश्चन कंप्लीट करवाने वाला हूं, और इसको अगर आप सुन लोगे, अंत तक सुन लोगे, तो मेरी गारंटी है कि आप 100% नहीं बल्कि 110% उसको एग्जाम में क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। तो आइए समझते और समझाते हैं इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम को। तो जैसा कि आप जानते हो, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम किस्त भुगतान पद्धति, इस पद्धति में भी वस्तुओं का भुगतान किस्तों में किया जाता है। यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को, किसी संपत्ति को खरीदता है और उसके मूल्य का भुगतान अलग अलग किस्तों में करने के लिए कहता है, तो उसे किस्त भुगतान पद्धति मतलब कि इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के नाम से जाना जाता है। तो अब सवाल ये खड़ा होगा कि सर, तो हायर परचेज सिस्टम में भी तो किस्तों में भुगतान होता है, तो उसको क्यों नहीं कहते? तो देखो भैया, अंतर ये है कि हायर परचेज सिस्टम में जो ओनरशिप होता है, जो मालिकाना हक होता है, जो ओनरशिप का पेपर मिल बनेगा, वो कब बनेगा? आफ्टर पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट, मतलब लास्ट इंस्टॉलमेंट के पेमेंट के बाद ही पेपर बन पाएगा। जबकि इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में पेपर खरीदने वाले के नाम से पहले किस्त के बाद, यानी कि डाउन पेमेंट के बाद ही बन जाता है ना? तो समझ गए बात को। जैसे ही आप, तो अभी तो हमको जैसा लगता है कि अधिकतर चीज़ें जो हम लोग खरीदते हैं वो सारा इसी सिस्टम से खरीदते हैं। कौन से सिस्टम से? तो इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम से। क्योंकि जैसे बाइक हम लोगों ने खरीदा, तो बाइक खरीदा तो तुरंत हम लोगों के नाम से ओनरशिप बन जाता है। वहाँ बैंक कुछ पेपर सिक्योरिटी के तौर पर क्या कर लेती है, रख देती है, दैट्स अनदर मैटर। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो जिस प्रकार से हायर परचेज सिस्टम में कैश प्राइस से ज़्यादा हायर परचेज प्राइस होता है, मतलब अगर नगद हम वस्तु को खरीदेंगे तो कम कीमत पर मिलेगा, अगर इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम या हायर परचेज सिस्टम में खरीदेंगे तो वस्तु का कीमत ज़्यादा होगा। और वो ज़्यादा क्यों होता है आप लोग जानते हो, वो ज़्यादा इंटरेस्ट के लिए होता है ना? तो चलिए चलते हैं हम लोग। देखो, यहाँ पर भी बोलता है कि किस्त भुगतान पद्धति यानी इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम उधार क्रय पद्धति का ही दूसरा रूप है। इसके अंतर्गत क्रेता द्वारा वस्तु के मूल्य का भुगतान तत्काल में न करके, तत्काल मतलब तुरंत न कर करके इसका भुगतान है ना अलग अलग किस्तों में किया जाता है। जो किस्त साप्ताहिक मतलब वीकली, मासिक मतलब मंथली, त्रैमासिक मतलब क्वार्टरली, अर्धवार्षिक मतलब हाफ ईयरली एंड वार्षिक मतलब ईयरली हो सकता है। ठीक है, इसीलिए इस पद्धति को किस्त भुगतान पद्धति के नाम से जाना जाता है, क्योंकि भैया इसमें किस्तों में क्या होता है, भुगतान होता है। देखो, कोटेशन वोटेशन अगर लिखना है तो भैया कोटेशन में कोई चेंजेस, जिसको हम लोग कहते हैं कोटेशन, जो अलग अलग विद्वान लिखते हैं, तो इस कोटेशन में कोई चेंजेस नहीं किया जाना चाहिए। कोटेशन का मतलब कथन हो गया, तो कथन तो जो उन्होंने कहा वही आप लोगों को दोहराना पड़ेगा। इसलिए इसको अगर लिखना है तो पूरी याद करना पड़ेगा। इसमें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना ये पुट कर सकते हैं, अपने तरीके से भी थोड़ा चेंज कर सकते हैं, है ना? एक बात और मैं कहना चाहूँगा, क्या कहना चाहूँगा, जब आप ये लिखे, परिभाषा लिखे, डेफिनेशन लिखे, यार एक एग्जाम्पल डाल दो कि जैसे मोहन ने एक मोटरसाइकिल है ना जो कि 1 लाख रुपए की थी, उसको किस्त भुगतान पद्धति पर खरीदा, यानी कि मोहन ने 30,000 रुपये का भुगतान तुरंत करा और उसके बाद 5,000 के है ना कितने किस्तों में कर दो, 17-18 किस्तों में उसका भुगतान कर दिया, है ना? परंतु इसमें क्या हो गया, और लिखेंगे कि जब जैसे ही मोहन ने डाउन पेमेंट किया, मोटरसाइकिल का ओनरशिप मोहन के नाम से क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। यानी कि इस तरह से जो मोटरसाइकिल खरीदा गया है ना, वो इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम कहलाएगा।
क्लियर। तो एग्जाम पर अगर भरिएगा तो थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा होगा, भैया 15 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा तो मांगता है ना। आइए अब इसकी विशेषताओं पर चर्चा करें, इसके कैरेक्टरिस्टिक पर चर्चा करें। किस्त भुगतान पद्धति की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, है ना। तो पहला है कि माल की उधार बिक्री। भैया इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में कैसे होता है, तो माल को उधार बेचा जाता है, क्रेडिट बेचा जाता है ना। दूसरा है भुगतान मतलब पेमेंट। तो भैया इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में भुगतान किस्तों में किया जाता है। वो किस्तें कैसी भी हो सकती है, मतलब ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली या वीकली भी हो सकता है। उसके बाद है अधिकार, पोजीशन। तो पोजीशन कब मिलता है, तो जैसे ही आप इंस्टॉलमेंट फर्स्ट आप डाउन पेमेंट करोगे, आपके नाम से क्या होगा, आपके अधिकार में चला जाएगा, है ना। और स्वामित्व, नेक्स्ट है स्वामित्व, ओनरशिप। तो ओनरशिप भी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बाद ही आपके पास चला जाएगा। तो चूंकि जब ओनरशिप आपके पास चला गया, जब अधिकार आपके पास चला गया, तो अगला है पॉइंट है कि भैया आप इसको अपनी इच्छा के अनुसार क्या कर सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं, है ना। इसमें कोई दखलंदाजी नहीं हो, क्योंकि आप तो ओनर हो चुके हो। नेक्स्ट है तीसरे पक्ष का अधिकार, है ना। तो अगर मान लिया कि इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में कोई वस्तु खरीदा गया है, तो उसको फिर से अगर बेचा जाएगा, तो जो अगला पार्टी उस वस्तु को खरीदा गया उसको अच्छा अधिकार मिल जाएगा। दैट्स मीन्स कि क्योंकि उस जो बेचने वाला है उसके पास पहले से अधिकार मिला हुआ है ना। तो आराम से वो क्या कर सकता है, अधिकार को ट्रांसफर, हाँ लेकिन उसके लिए एनओसी लेना पड़ता है। अगर मान लिया कि जहाँ से भी आप खरीदे हो, तो नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जब नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लोगे तब जाके आराम से वस्तु क्या हो जाएगा, बिक जाएगा। नेक्स्ट है पुनः अधिकार, है ना। तो भैया मैंने बताया था कि हायर परचेज सिस्टम में यदि आप वस्तु के मूल्य का भुगतान नहीं करते हो, तो वो जो क्रेता होता है, विक्रेता जो होता है, मतलब बेचने वाला, जिसको हम लोग हायर परचेज सिस्टम में कहते हैं हायर वेंडर, वो क्या करता है, वस्तु को ले जाएगा, आपसे छीन लेगा, जब्त कर लेगा। लेकिन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में, है ना, क्या इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में ऑनरशिप तो आपके नाम से चला गया है ना। ठीक है, तो इसीलिए भैया अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, है ना, जिसमें कि हम लोग बात कर रहे हैं डिफरेंसेस बिटवीन हायर परचेज सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, है ना। तो क्या चीज पर चर्चा कर रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। ओके, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है भैया, एकदम बहुत वीवीआई है, सुन लो और जाकर के फटाक से लिख देना। ओके, तो आइए चलते हैं। सबसे पहला है अनुबंध की प्रकृति। भैया ये क्या है, तो किराए का अनुबंध होता है। कौन, हायर परचेज सिस्टम, है ना। जब तक कि आप फाइनल पेमेंट का भुगतान नहीं किए, तब तक वो आपके लिए क्या है, रेंटेड है ना। अगर आप बीच में डिफॉल्ट कर देंगे, आपसे वस्तु को क्या कर लेगा, जब्त कर लेगा, और जितना किस्त आप दिए उसको किराया मान लेगा। लेकिन ये जो है, ये प्रारंभ से ही क्या चीज़ का अनुबंध होता है, बिक्री का, सेल का, है ना। नेक्स्ट है ना, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ट्रांसफर ऑफ कौन से, ओनरशिप। तो भैया हम बहुत बार रट रहे हैं, शुरू से रट रहे हैं कि भाई हायर परचेज सिस्टम में ट्रांसफर कब होता है, तो आफ्टर पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। जब लास्ट इंस्टॉलमेंट, फाइनल इंस्टॉलमेंट, है ना, खरीदने वाला हायर परचेजर पेमेंट कर देगा, तब ओनरशिप जाएगा, अदरवाइज ओनरशिप नहीं जाएगा। बट इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में जैसे ही आप पहला किस्त देते हो, जिसको कि आप डाउन पेमेंट कहते हो, या डाउन पेमेंट नहीं भी देते हो, पहला किस्त जब भी देते हो, वैसे ही आपके नाम से ओनरशिप क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। नेक्स्ट है माल वापसी का अधिकार, है ना। तो भैया यदि, है ना, क्रेता द्वारा किस्त का भुगतान नहीं किया जाएगा, तो क्या करेगा, माल को वापस ले जाएगा। कौन, हायर वेंडर। लेकिन इसमें वापस नहीं ले जा सकता है। हाँ, जो बकाया राशि है उसके लिए मुकदमा कर दिया जाएगा, लेकिन वस्तु को वापस नहीं लिया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका, है ना, श्रेष्ठ स्वत्वाधिकार, मतलब बेहतर अधिकार। किसको, अगर कहने का मतलब है कि हायर परचेज सिस्टम से आप कोई वस्तु खरीदे और उस वस्तु को आप पुनः किसी और को क्या करना चाहते हो, बेचना चाहते हो, या उस वस्तु को गिरवी रखना चाहते हो, तो अगला व्यक्ति को, उस व्यक्ति पर स्वामित्व प्राप्त नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं पाएगा, अरे भैया आपको तो है ये नहीं है, आप दूसरा को कैसे स्वामित्व को ट्रांसफर कर दीजिएगा, है कि नहीं।
लेकिन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में आप अगर वस्तु को गिरवी रखना चाहो, थर्ड पार्टी को बेच देना चाहो, तो थर्ड पार्टी को अधिकार, अच्छा वाला मालिकाना अधिकार क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि आप खुद ऑनर हो उस वस्तु का। नेक्स्ट, निक्षेप, बेलमेंट। अगर आप लोगों बिजनेस लॉ पढ़े होंगे, बेलमेंट किसको कहते हैं, तो बेलमेंट का मतलब होता है जब किसी विशेष उद्देश्य के लिए, है ना, किसी विशेष उद्देश्य के लिए कोई वस्तु ली जाती है ना, और उस विशेष उद्देश्य के पूरा हो जाने के बाद वस्तु को क्या कर दिया जाता है, लौटा दिया जाता है। तो इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट को बेलमेंट कहते हैं, है ना। तो इसमें दो आदमी होता है, एक बेलर होता है, एक बेली होता है। बेलर मतलब होता है जो वस्तु को देने वाला है, और बेली जिसके पास वस्तु जाएगा। तो इसमें बोलता है कि इसमें क्रेता बेली होता है, निक्षेप गृहता होता है ना, क्योंकि उसके पास वस्तु गई है, अगर वो पेमेंट नहीं करेगा वस्तु वापस, है ना। और इसमें क्या है कि नहीं भैया, निक्षेप गृहता, इसमें क्रेता जो है निक्षेप गृहता नहीं होता है, वो सीधे कौन हो जाता है, ओनर बन जाता है। क्या बन जाता है, ओनर। नेक्स्ट है आपका माल का मरम्मत। भैया अगर आप हायर परचेज सिस्टम से कोई वस्तु खरीदे, आप उसको ठीक ढंग से प्रयोग कर रहे हैं, जैसा यूज होना चाहिए था वैसा ही आप प्रयोग कर रहे हो, फिर भी उस माल में कुछ परेशानी होती है, कुछ टूट फूट होता है ना, तो चूंकि अभी मालिक कौन है, तो अभी मालिक वेंडर ही है, तो रिपेयर कौन करवाएगा, वेंडर करवाएगा। बट अगर आप इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम से खरीदे हो, तो पहले ही किस्त के बाद आप उसका क्या बन गए, मालिक। अब टूटेगा फूटेगा, आप समझो, बेचने वाला थोड़े समझेगा, क्योंकि आपको तो स्वामी तो वो क्या कर चुका है, ट्रांसफर कर चुका है ना। हाँ, हायर परचेज में चूंकि ट्रांसफर नहीं किया था, तो मालिक वो है, तो रिपेयर वही करवाएगा। नेक्स्ट क्या बोलता है, रिस्क। बोलता है कि यदि क्रेता ने माल की उचित देखभाल की है, तो अंतिम किस्त तक रिस्क किस पर होता है, तो विक्रेता पर। माल ठीक ढंग से था, अच्छा तरीके से आप वस्तु का उपयोग करते हैं, फिर भी वस्तु नुकसान हो गया, तो इसका रिस्क कौन उठाएगा, वेंडर ही, मतलब बेचने वाला ही, क्योंकि मालिक तो अभी वही है। आप तो फाइनल पेमेंट के बाद मालिक बनोगे, अभी तो आप एक तरह से क्या हो, रेंटर हो, है ना, टेनेंट हो। नेक्स्ट इसमें क्या है, इसमें है कि नहीं भैया, इसमें तो जैसे ही आप माल को लिए, डाउन पेमेंट किए, माल आपके नाम से ट्रांसफ़र हो गया, वस्तु आपके नाम से ट्रांसफ़र हो गई, यानी अब आपका रिस्क है ना। उसके बाद है माल को डिस्पोजल करने का। अगर कहने का मतलब है कि अगर आप हायर परचेज सिस्टम से अगर वस्तु खरीदे हैं, आप माल को डिस्पोज नहीं कर सकते, आप उसको इंस्टॉलमेंट पर नहीं दे सकते, ना गिरवी दे सकते हैं, ना बेच सकते हैं। बट इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में आप वस्तु को जैसा चाहें वैसे यूज़ कर सकते हैं, बेचो गिरवी रखो, क्योंकि आपके नाम से ऑनरशिप है। नेक्स्ट है ना, इसको छोड़ो हटाओ, इसको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं, ये दोनों को दिक्कत नहीं, बस है ना, केवल ये लास्ट वाला पढ़ लो, लेन देन का नियंत्रण। तो किराया क्रय लेन देन, किराया क्रय अधिनियम 1972 द्वारा, है ना, ये होता है, उसमें लागू होता है किराया क्रय नियंत्रण अधिनियम 1972, और इसमें कोई नियंत्रण कोई अधिनियम वगैरह लागू नहीं होता है ना। तो ये जो पद्धति है ना, ये भी देख सकते हो कि ब्याज उचंत खाता, वो तो प्रैक्टिकल जब बनाओगे तब ये वाला याद होगा, इसीलिए मैंने इसको नहीं बनाया। और चूंकि अभी मैं आप लोगों के लिए, चूंकि एग्ज़ाम नज़दीक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा बना दूँ ताकि आप एग्ज़ाम में थियोरी लिख करके भी आप क्या कर जाओ, पास कर जाओ। यही मेरा उद्देश्य है, और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए मैं लगातार मेहनत कर रहा हूँ। तो आशा करता हूँ आप इस वीडियो को देख करके इसका लाभ ज़रूर उठाएंगे, और अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाले सेमेस्टर के जितने भी नोट्स होंगे वो मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। तो मेरे साथ बने रहो। मैं इस पेपर में लेबर लॉ का भी थ्योरी लाने वाला हूँ, तो जितना मेरे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो पहला इन्फॉर्मेशन आपके पास चला जाएगा। सो कीप वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।